गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। कल पढ़ रहे थे हम क्या नाम से एक वितान वितान का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहानी वो उपन्यास था। उपन्यास का जो एक अंश उसमें दिया गया था जूझ, और वो जूझ कल हमने संपूर्ण करवा दिया था उसको। आज हम पढ़ेंगे क्या नाम से उसके प्रश्नोत्तर। क्या क्या प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों को आपको देखना है, याद करना है। जैसे प्रश्न आया कि पहला प्रश्न पूछा है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, या जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। ऐसे भी आ सकता है, जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो किस तरह से आप उत्तर लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे आप सुने ध्यान से। पाठ का शीर्षक जूझ संपूर्ण कथा के केंद्र में निहित है। जूझ का अर्थ है संघर्ष, संघर्ष करते हैं वो। कथा नायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। उसके संघर्ष में उसकी माँ व देसाई सरकार का सहयोग शामिल है। पाठशाला में भी कथा नायक को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा, तभी वो मॉनिटर बन सका। इस संघर्ष में उसे गणित मास्टर मंत्री जी का सहयोग भी मिला। उसने कई कवि बनने के लिए संघर्ष किया, पत्थर की शिला या भैंस की पीठ पर कविता लिखी। इस संघर्ष में उसका सहयोग नेवा सौंदलगेकर नामक मराठी अध्यापक ने किया। आशय यह है कि संपूर्ण कथा में नायक ने संघर्ष किया। नायक के दादा को छोड़कर अन्य सभी पात्र उसके संघर्ष में सहयोगी रहे। अतः यह कहना उचित है कि जूझ कहानी का जो शीर्षक है एकदम उचित है। इस शीर्षक से कथा नायक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का बोध होता है। दादा द्वारा पाठशाला से रोक लेने के बाद वह चुप नहीं बैठता है, पहले अपनी माँ को अपने पक्ष में करता है और फिर देसाई सरकार की मदद लेता है। वह दादा व देसाई सरकार के सामने जिस दृढ़ता से अपनी बात रखता है और दादा को आश्वस्त करता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है, उससे नायक की जुझारू प्रवृत्ति का बोध होता है। पाठशाला की विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में भी उसे जूझना पड़ता है। धोती की लांग खोल देने पर वह चड्डी पहनकर आने लगता है। वह लगन और परिश्रम के कारण मॉनिटर के बराबर सम्मान पाने लगता है तथा स्वयं कविता लिखने लगता है। यह सब कुछ नायक की जूझ का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं जूझ का। और दूसरा जो प्रश्न है उसका पूछा जाता है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। स्वयं कविता लिखने या रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको। और दूसरा, जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, ऐसे ही पूछ सकते हैं। और जूझ कहानी के लेखक में कविता रचना के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई, ऐसे लिख सकते हैं। जूझ के लेखक को मराठी अध्यापक क्यों अच्छे लगते थे, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न है और इसका उत्तर आपको लिखना होगा। कैसे उत्तर लिखेंगे आप, तो सुने ध्यान से। लेखक के मराठी भाषा के अध्यापक नवा सौंदलगेकर स्वयं कविता लिखते थे। वे कक्षा में कविता पढ़ाते समय सस्वर काव्य पाठ करते थे। वे लय, छंद, यति, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान कराते थे। कविता के भाव उनके मुख पर झलकते थे। लेखक इस अध्यापक को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर कविता लिख दी, तब वह उसे आभास हुआ कि कवि भी हमारे समान ही हाड़ मांस क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक ने मास्टर के घर की लता देखी थी और उस पर लिखी कविता भी पढ़ी थी। तब उसे लगा कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। उसने तुकबंदी प्रारंभ की। उसे मास्टर से प्रोत्साहन मिला।
उसे छठी सातवीं के बालकों के सामने काव्य पाठ करने का अवसर मिला। पाठशाला के एक समारोह में गायन का मौका भी मिला। तब लेखक के मन में यह आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर लेखक के कविता के प्रति रुचि जगाने और कविता करना सिखाने में लेखक या उसके अध्यापक के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो किस प्रकार से आप प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे इसका, आप ध्यान से सुने। श्री सौंदलगेकर लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे, मराठी जो पढ़ाया करते थे उनके विषय में लेखक लिखता है, न व सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें उनके अनेक अंग्रेजी जो कविताएं हैं वो भी आती, कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाभ बोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते बच्चों को। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे भी अपनी एकांत सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना भान भी नहीं रहता था। वह अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, लय, चाल और रस पीता रहता था। इसके अतिरिक्त वे लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते थे। लेखक अपनी रुचि का वर्णन इस प्रकार करता है, बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। इतना शौक उनको लग गया था। वे उसे देखते और शाबाश देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होना होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते थे अपने घर से पास से निकाल के, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते थे। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती थी। ये ही वे कारण थे जिनसे लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जैसे पूछा जाता है आपसे कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर लिखेगा, आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखना उत्तर लिखना है आपको। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद लेखक की धारणा के विषय में लेखक स्वयं कहता है, इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोल जलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम को करते हुए
अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन में कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इसके कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगा। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न से पूछा जाता है आपसे कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। है कि जो लेखक चाहता था वो ठीक था, दत्ताजी राव जो मुखिया जी थे वो चाहते थे ठीक था, या उनके दादाजी थे वो चाहते थे ठीक थे? तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? आप अपने तर्कों से उत्तर देंगे। तो ये प्रश्न आ चुका है, आता रहता है इस तरह का प्रश्न। तो हमारे विचार में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। हमारे या मेरे विचार में जैसे भी है ना। लेखक के पिता का रवैया अनुचित है। लेखक की ये सोच कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा, एकदम सही है। वह सोचता है कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया और लेखक को पाठशाला भिजवाया तथा यहाँ तक कहा कि यदि तुझे पाठशाला जाने से तेरा बाप रोके तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता का पढ़ने लिखने के बारे में ये रवैया, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम होता है बालिस्टर नहीं होने वाला है, तो एकदम अनुचित है। वास्तव में वो स्वयं अय्याशी करने के लिए तथा पुत्र को खेती में झोंकने के लिए उसे पढ़ाई से रोकता है। तो ये इसका उत्तर आप लिखेंगे। और उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखें किस प्रकार से है कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ का एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता है? इस पर भी आप अनुमान लगा करके और उत्तर लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से आप उत्तर लिखना आपको लिखेंगे? तो आप देखें, सुने ध्यान से कि लेखक और उसकी माँ दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए गए थे। पता है इसी, वो दोनों विचार करके गए थे। अपनी समस्या रखने के बाद दोनों ने उठते उठते दत्ताजी राव से कहा, हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही, ये मत बता देना नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है? माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह का उसकी माँ ने दत्ताजी राव को कहा था। ऐसा ही झूठ लेखक की माँ ने अपने पति से बोला था। क्या कहा कि आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। यदि इन दोनों झूठों का सहारा नहीं लिया गया होता और ये बता दिया होता कि हम दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव के पास इस प्रयोजन से गए थे, तो दत्ताजी दादा की नाराजगी बहुत बढ़ जाती और संभवतः दोनों की खूब पिटाई भी होती। राव सरकार तो लेखक के घर आते नहीं और लेखक का दादा उनके यहाँ आ जाने से बचता फिरता। यदि दादा वहाँ जाने के लिए बाध्य भी होता तो तीसरा झूठ दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, बोलने के लिए लेखक वहाँ नहीं जा पाता। दादा लेखक के ऊपर झूठे आरोप लगाकर राव सरकार को संतुष्ट कर देता और लेखक पढ़ने से वंचित रहकर खेती में लगा रहता, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इस प्रकार से आप इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और देखते हैं प्रश्न कौन सा प्रश्न अच्छा है, ठीक रहेगा। तो जैसे विषय वस्तु है, विषय वस्तु पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। तो विषय वस्तु के प्रश्न देखें
विषय वस्तु का पहला प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि कहानी का नायक और उसकी माँ झूठ का सहारा लेते हैं, आप होते तो क्या करते? क्या ये झूठ बोलना ठीक था? जो माँ और बेटे ने झूठ बोला तो उनकी जगह क्या आप होते तो आप भी ऐसा ही करते? ऐसा करते तो क्या ऐसा करना उचित था? तर्क सहित अपना उत्तर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? जूझ कहानी का नायक और उसकी माँ अपने घर में झूठ बोलते हैं। इस झूठ के सहारे लेखक अपने पिता को राव साहब के पास भेजने के लिए तैयार करता है। यदि वह अपने पिता से कहता है कि वह राव साहब के पास गया था और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, तो उसके पिता राव साहब के पास न जाते। वे उल्टे अपने बच्चे को दोष देते और अपनी पत्नी को भी पीटते मारते। अतः उन्होंने पिता को झूठ मूठ कह दिया कि जब लेखक की माँ राव साहब के घर सब्जी देने गई थी तो उन्होंने आपको याद किया था। इस प्रकार वे सफलतापूर्वक पिता के गुस्से से ही बच जाते और बच गए, पढ़ाई के लिए अपने रास्ते भी खोल सके। एक झूठ एक सत्य के लिए बोला गया था, एक अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया था, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं थी। हो गया इसका उत्तर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी इस तरह का है, किसी भी अच्छे कार्य के लिए संघर्ष के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। जूझ कहानी के नायक के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से लेखक ने कष्ट उठाए और पढ़ाई की। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? उत्तर लिखना है, उत्तर है कि जूझ कहानी संघर्ष की गाथा को स्पष्ट करती है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए कुछ न कुछ कष्ट और संघर्ष झेलने ही पड़ते हैं। कहानी का नायक अपने पिता को खूब समझता है, वह उनसे डरता भी है, परंतु उसके मन में अपनी पढ़ाई की इच्छा उस डर से भी अधिक बलवती है। इस कारण वह स्कूल की पढ़ाई के रास्ते खोजता है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता राव साहब की बात मानते हैं, अतः वह ठानता है कि वह किसी भी प्रकार अपने पिता को राव साहब के पास भेजेगा। इसके लिए वह अपनी माता को भी तैयार करता है। आखिरकार उसके प्रयत्न सफल होते हैं और वह पढ़ाई की डगर पर सफलतापूर्वक चल पड़ता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और माता पिता की आज्ञा और दूसरी ओर सत्य, इसमें से नायक किसे चुनता है? आपको अवसर मिला तो आप किसे चुनेंगे? यह प्रश्न भी बना करके पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर लिखना है आपको कि जूझ कहानी का नायक अपने माता पिता का सम्मान करता है, परंतु वो पढ़ाई भी करना चाहता है। एक प्रकार से वो धर्म संकट में फंस जाता है। वह पढ़ाई की बात करे तो पिता नाराज होते हैं और न करे तो आत्मा को मारना पड़ता है। अकेले में उसकी माता उसे कचोटती है, वह खूब छटपटाता है। आखिरकार वो सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है, परंतु वो अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करता बल्कि अपने लिए रास्ते निकालता है। वह कोशिश करता है कि उसके पिता का सम्मान भी बना रहे और पढ़ाई की बात भी बन जाए। मुझे भी जीवन में कभी अवसर मिला तो मैं भी अपने मन की सच्ची बात को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। उसके लिए कुछ भी कष्ट उठाने पड़े तो सहर्ष उठाऊंगा। इस प्रकार से आप उत्तर लास्ट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे अध्यापक की कौन सी विशेषता ने लेखक के जीवन को बदल दिया? अध्यापक की कौन सी विशेषता लेखक को जीवन बदल दिया? क्या आपको भी ऐसा कोई अनुभव मिला है? तो उस पर का उत्तर कैसे लिखेंगे आप? सुने ध्यान से। उत्तर लिखना है आपको जैसे कि श्री सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। उन्होंने लेखक के जीवन में रुचि ली। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे अध्यापक भी थे। कविता पढ़ाते हुए वे विषय में डूब जाते थे। लेखक उनकी लय प्रस्तुति में डूब जाता था। उन्हें पढ़ाते हुए देखकर लेखक ने भी कविता लिखनी शुरू की। तब अध्यापक ने उसकी कविताओं का संशोधन किया, उसे कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसमें रस, छंद, लय, गति, अलंकारों की शिक्षा दी।
इस प्रकार लेखक लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। मेरे जीवन में भी एक ऐसा अनुभव आया है। जब मैं 8वीं में था, मेरे अध्यापक श्री विजेंद्र ने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छी कविता सुना सकता हूँ। उनका प्रोत्साहन पाकर मैंने और भी प्रभावी तरीके से कविता सुनना शुरू की। आज कविता पाठ में मेरा नाम है। ये सब उनकी कृपा के कारण है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है, ये आप उनका उत्तर लिख सकते हैं, आते हैं। और कुछ निबंधात्मक जैसे प्रश्न है वो भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे पूछा जाए आपसे कि लेखक के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है, कारण देते लिखिए। या जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास मुख्य पात्र के स्वभाव की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो उसका पात्र है, मुख्य जो वो है, क्या नाम से, कैरेक्टर है, चरित्र है, और उस चरित्र का आपको चरित्र चित्रण करना है। तो 3-4 बातें आप लिखनी है। लिखें, कैसे लिखें? जैसे लेखक की निम्न विशेषताएं पाठक को आकर्षित करती है। कौन कौन सी आकर्षित करती है? पढ़ने की ललक, सबसे पहले तो पढ़ने की ललक है उनके अंदर है। लेखक पिछले 1.5 वर्ष से पाठशाला नहीं जा रहा था, फिर भी उसके मन में पढ़ने की बलौती इच्छा बनी हुई थी। अपने दादा के डर के कारण उसमें मैं पढ़ने जाऊंगा कहने की हिम्मत नहीं है। अतः अपनी माँ से अपने मन की कसक व्यक्त करता है। माँ की लाचारी देखकर वही राव सरकार की सहायता का सुझाव देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है दूरदर्शी। लेखक दूरदर्शी है। जहाँ वह जानता है कि राव सरकार के आदेश का पालन दादा को करना ही पड़ेगा, वहाँ भी वो ये भी जानता है कि राव सरकार से दबाव हम माँ बेटे ने डलवाया है। ये जानकर दादा क्रोधित होकर खेल बिगाड़ सकता है। अतः झूठ के सहारे का प्रस्ताव भी स्वयं करता है। छोटा सा बालक ये भी जानता है कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है अथवा कोई धंधा कारोबार भी किया जा सकता है। इस प्रकार से दूरदर्शिता भी इसके अंदर है। तीसरी बात है कठोर परिश्रमी। परिश्रम था ही वो साथ में है। लेखक कठोर परिश्रमी है। वो प्रातः खेत पर जाता है, 11 बजे तक खेत पर काम करने के बाद पाठशाला जाता है। पाठशाला है लौटकर बस्ता कर रखकर ढोल चलाने जाता है। ये छोटा सा बालक सारे दिन कार्य में लगा रहता है। लगनशील, अगला है लगनशील। परिश्रम के साथ लगनशील होना लेखक की बहुत बड़ी विशेषता है। वह प्रत्येक काम पूर्ण तन्मयता से करता है। वह 6 महीने बीतने के बाद पाठशाला जाता है और अपनी लगन और मेहनत के बल पर शीघ्र ही कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। वह गणित में इतना दक्ष हो जाता है कि मॉनिटर के समान दूसरे बालकों के सवाल जांचता है। वह मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कविता भी लिख लेता है। ये हो गया। दूसरा जो अगला इसका चांस वो है, क्या नाम से, बिंदु, वो लिखेंगे कि अध्यापकों का चहेता। पाठ में 3 अध्यापकों का वर्णन है। 2 अध्यापक इस बालक से प्रभावित है। गणित मास्टर उसे मॉनिटर के समान कार्य देते हैं और मराठी के मास्टर जी के यहाँ तो ये रात को भी अपनी कविता सुनाने पहुँच जाता है। मास्टर जी इसे कविता का साथ समझाते हैं और पढ़ने के लिए कविताओं की पुस्तकें देते हैं तथा अपनी कविता सुनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न, जैसे 1.5 साल से घर बैठा लेखक पुणे पाठशाला कैसे पहुंचा, ऐसे पूछ लिया। या इसको दूसरी तरह पूछ सकते हैं, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वो सफल हुआ। कि जूझ कहानी के प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वो सफल हुआ। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक पिछले वर्ष 5वीं में आया था, किंतु उसके दादा ने उसे पाठशाला से हटा दिया। इस सत्र में भी जनवरी आ गया, किंतु वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसे विश्वास है कि यदि मैं अब भी पाठशाला चला गया तो कक्षा 5 से पास हो जाऊंगा। वह दादा से अपनी इच्छा कह नहीं सकता, अतः माँ से पढ़ने भेजने की बात करता है। माँ की असमर्थता देखकर वो राव सरकार की सहायता का सुझाव देता है। माँ बेटे दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं और उनका आश्वासन मिल जाने के बाद ये सुझाव देता है कि हम दोनों के यहाँ आने
की बात दादा को न बताएं, ये भी कहता है उनसे। वह दत्ताजी राव के सामने अपने पढ़ने की इच्छा को निशंक होकर व्यक्त करता है। वह अपने ऊपर लगे आरोपों को सटीक उत्तर देता है। जब दत्ताजी राव के दबाव में दादा पाठशाला भेजने को अपनी शर्तों पर तैयार होते हैं तो उनकी शर्तों को भी स्वीकार कर लेता है। प्राय 11 बजे तक खेत पर काम करने के बाद वो पाठशाला जाता है। शाम को पाठशाला से लौटकर फिर पहुंच जाता है और इन सब स्थितियों से गुजारने के बाद ही लेखक पुनः पाठशाला जा सका। तो इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कैसा है आएगा कि पाठशाला पहुंचकर लेखक को किन परिस्थितियों का या किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लेखक जाता है पढ़ने तो वहाँ पर कौन ने उसको छेड़ा, किसने क्या परेशानी उसके जीवन में आई, उनका उत्तर कैसे लिखना आपको, उसका उत्तर देखें आप। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सब अपरिचित थे, अर्थात उसकी जो गली के दो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, बाकी सब अनजान थे। लेखक जिन्हें अपने से बुद्धिमान समझता था उन्हीं के साथ बैठने को बाध्य था। उसके कपड़े भी कक्षा लायक नहीं थे। लट्ठे के थैले में पिछली कक्षा की किताबें कापियाँ थी। पोशाक भी अजनबी जैसी थी। वह सिर पर गमछा और लाल माटी के रंग की मटमेली धोती पहने हुए था। इसे देखकर कक्षा के एक शरारती लड़के ने खिल्ली उड़ाई। उसने लेखक का गमछा छीन लिया और मास्टर की मेज पर रख दिया। छुट्टी के मध्य 2 बार उसकी धोती को लांग खींचने की कोशिश की। बेंच के एक सिरे पर लेखक बाहरी अपरिचित जैसा बैठा था। घर लौटते समय लेखक चिंतित था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, गमछा खींचते हैं, धोती खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। अतः सोचा पाठशाला न जाऊं, खेत ही अच्छा है। किंतु सवेरे उठते ही फिर उसमें उमंग आकर पाठशाला चला गया। 8 दिन माँ की खुशामद की। तब एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाला मेल खाऊ रंग की चड्डियाँ मिली। ये स्कूल की ड्रेस थी। मंत्री नामक कक्षाध्यापक के आतंक के कारण शरारती लड़कों से उसका पिंड छूट गया। ये भी हो गया। अगला प्रश्न आप देखें क्या है। अगला प्रश्न कि जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था, उसे खेती का काम क्यों अच्छा नहीं लगता था। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो जूझ कहानी का कथानायक मन से पाठशाला जाना चाहता था। उसने अनुभव से समझ लिया कि खेती करना किसी भी तरह लाभदायक नहीं है। खेती से जीवन में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। उसने ये भी जान लिया कि पढ़ाई लिखाई से नौकरी प्राप्त हो सकती है, उससे उसके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अतः उसका मन पाठशाला जाने के लिए छटपटाने लगा। ये हो गया। अगला प्रश्न आप देखें। जूझ राव साहब का आएगा नहीं, आता खास पूछते नहीं है, लेकिन ये एक प्रश्न है, देखें इसको कि लेखक के दादा के चारित्रिक विशेषता स्पष्ट कीजिए। लेखक के दादा की चरित्र का चित्रण कीजिए। पूछ लिया था कभी कभी, तो आप जानते हैं, कर सकते हैं, फिर भी सुन ले बात को, है ना। लेखक का दादा इस कहानी का खल पात्र है। वह अपने पुत्र की प्रगति में बाधा बना हुआ है। वह आलसी, निकम्मा और अय्यास है। उसकी पत्नी की माने तो वो दिन भर एक वेश्या के घर में पड़ा रहता है, फिर आवारा सांड की तरह घूमने के लिए अपने बेटे को खेती के कोलू में जोत देता है। उसे न तो अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, न अपनी और नई पत्नी की। वह व्यसन की बोतल में बंद हो चुका है। उस पर आवारा गर्दी का नशा सवार है। इसके लिए वह हिंसा और क्रोध का सहारा लेता है। वह बात बात पर अपनी पत्नी को डांटता, डराता और पीटता है। उसकी पत्नी उसे बहरेला सुअर की भांति भयानक मानती है। यदि कोई उसकी हरामखोरी में बाधा डाले तो वह उसे कुचलने में देर नहीं लगाता। दादा आम वैश्यों, शराबियों और जुआरियों की भांति बिल्कुल झूठा और मक्कार है। वह आत्मरक्षा के लिए बड़ा से बड़ा झूठ बोलने को तैयार रहता है। वह अपने परिश्रमी और होनहार बालक पर आवारा, कामचोर और सिनेमाखोर होने का आरोप भी लगाता है। तो दादा
के व्यक्तित्व की अच्छाई यह है कि वह राव साहब का सम्मान करता है, उनकी कठोर डांट डपट को भी सहन करके सीधे रास्ते पर आ जाता है। इसी गुण के कारण भटकन से कुछ सीमा तक बच जाता है। ये हो गया। और ये तो आप कर ही लेंगे सारे प्रश्न जो बताए सब जो मैंने बताए हैं उनका ही तरह है, सारे तुलनात्मक प्रश्न है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना ही काफ़ी बेटा, है ना।